नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार वर्मा आप सबों का अल्पना क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है दक्षता परीक्षा 2023 के प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न, शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? जवाब होगा शिक्षक का। दूसरा प्रश्न, एक विद्यालय समाज का ही छोटा रूप है, यह कथन किसका? यह कथन है सत्य है, असत्य है, विरोधाभासी है या कुछ कहना उचित नहीं? तो इसका होगा सत्य है, पहला। तीसरा प्रश्न, एक अच्छा नेतृत्व कैसा होता है? इसका जवाब होगा प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक। चौथा प्रश्न है, स्कूलों में गठित बाल संसद के जल एवं पर्यावरण मंत्री का क्या कार्य है? जवाब होगा स्वच्छ पेयजल एवं फुलवाड़ी का ध्यान रखना यानी चौथा। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय के चेतना सत्र में सामान्यतः होता है प्रार्थना, समाचार वाचन एवं प्रेरक प्रसंग, व्यायाम, उपर्युक्त सभी। तो जवाब होगा उपर्युक्त सभी, सभी होते हैं प्रार्थना में। खेल घंटी प्रायः होती है, तो जवाब होगा आखिरी घंटी में यानी कि चौथा। सातवां प्रश्न, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर, शिक्षा पदाधिकारियों को बदलकर, मूल्यांकन कार्य को ही समाप्त कर, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होना चाहिए अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर। आठवां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? शिक्षा से, चिकित्सा से, कृषि से, पशुपालन से। जवाब होगा शिक्षा से यानी पहला प्रश्न। नौवां, प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए निम्न में किसका ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? दर्शन शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। तो स्वाभाविक है बच्चों से सामना होता है, इसलिए इसका जवाब होना चाहिए बाल मनोविज्ञान यानी दूसरा। 10वां प्रश्न है, प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी का पद नाम क्या है? जवाब होगा तीसरा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। 11वां, राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? जवाब होगा राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? तो जवाब है कक्षा 1 यानी पहला इसका सही है, ये कक्षा 3 सही नहीं है। चलिए 12वां प्रश्न, विद्यार्थियों को प्रचलित पर्व त्योहारों की जानकारी किस विषय के तहत दी जाती है? तो पर्यावरण अध्ययन के तहत। 13, एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? सभी के बीच उसकी निंदा करेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। उसकी पिटाई करेंगे? ये भी नहीं होगा। उसे कक्षा से बाहर कर देंगे? ये भी नहीं होगा। कारण जानकर उसका समाधान करेंगे? यही होगा, यानी कि चौथा सही है। 14, स्कूल में आपके किसी शिक्षक साथी द्वारा किए गए गलत व्यवहार की शिकायत आप किससे करेंगे? छात्रों से, परिचारी से, प्रधानाध्यापक से, लिपिक से। तो चूँकि स्कूल के हेड प्रधानाध्यापक ही है, इसलिए हम लोग प्रधानाध्यापक से ही उनकी शिकायत करेंगे। ठीक है, तो तीसरा जवाब इसका सही है। 15, बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में पर्यावरण और हम भाग 1 किस वर्ग से संबंधित है? तो पर्यावरण और हम भाग 1 वर्ग 3 में है, पर्यावरण और हम भाग 2 वर्ग 4 में आता है, और पर्यावरण और हम भाग 3 वर्ग 5 में आता है। इसलिए इसका जवाब 15 का जवाब वर्ग 3 सही है, क्योंकि इसी से शुरू होती है उसकी पढ़ाई। अगला है कि बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड दिए जाने पर लगी रोक के बारे में आप क्या कहेंगे? यह एक उचित निर्णय है, इससे बच्चे अनुशासन में हो जाएंगे, इससे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इससे बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे। तो बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड दिए जाने पर लगी रोक, शारीरिक दंड दिए जाना उचित नहीं है, सही है, इसलिए यह निर्णय एक उचित कदम है, यानी कि आप कह सकते हैं 16 का पहला जवाब सही है, यह एक उचित निर्णय है, इसलिए इसका पहला जवाब सही। 17, एक अच्छा शिक्षक हुआ है जो अच्छे अंक देता है, ट्यूशन पढ़ाता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सचेत रहता है। तो इसका जवाब होगा छात्रों के प्रगति के प्रति सचेत रहता है, यानी चौथा। 18, समुदाय एक शिक्षक से अपेक्षा करता है कि उसका आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे, विषय वस्तु का अच्छा जानकार हो, प्रयुक्त सभी। तो समुदाय जो है सो शिक्षक से अपेक्षा करता है कि उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, यानी कि ये चौथा आपका सही होगा, प्रयुक्त सभी। 19,
विद्यालयों में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो राष्ट्रीय पर्व विद्यालय में 3 है, एक स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एक है गांधी जयंती। तो इस तरह से यहाँ राष्ट्रीय पर्व के रूप में ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस दिया हुआ है, तो ये पहला जवाब इसका सही होगा। कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ की योजना बनाना एवं उसके अनुरूप प्रबंध कर लेना एक शिक्षक के लिए हमेशा ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, फालतू की बात है। तो ये हमेशा ज़रूरी है, इसी के आधार पर तो शिक्षक पढ़ाते हैं। चलिए 20 हो गया। अब उसके बाद 21, एक शिक्षक का अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, व्यंग्यात्मक। तो इसका जवाब होगा सहयोगात्मक, यानी तीसरा सही है। 22, आकस्मिक अवकाश की मंजूरी हेतु शिक्षक को अपना आवेदन किसे देना चाहिए? तो शिक्षक स्कूल में ही देते हैं, यानी कि प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक को। पहला जवाब सही होगा। विद्यालयों में विज्ञान विषय की पढ़ाई अलग से किस वर्ग या कक्षा में शुरू की जाती है? तो देखिए, क्लास 3, 4, 5 में पर्यावरण और हम में ही सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई होती है, और वर्ग 6 से यानी क्लास 6 से विज्ञान विषय अलग हो जाता है। तो इसलिए इसका जवाब होगा क्लास 6, यानी पहला इसका सही जवाब है। 24, शिक्षण एक पारंपरिक क्रिया है। छात्र एवं शिक्षक के बीच, शिक्षक और अभिभावक के बीच, छात्र एवं छात्र के बीच, छात्र एवं अभिभावक के बीच। तो शिक्षण किसका होता है और कौन करता है? तो छात्र और शिक्षक ही करते हैं, तो इसलिए छात्र और शिक्षक के बीच ये पहला जवाब सही है। 25, कक्षा में आपके द्वारा पूछे गए एक कठिन प्रश्न का उत्तर जब कोई विद्यार्थी देता है तो आप क्या करेंगे? उसे बैठ जाने को कहेंगे, उसे फटकार लगाएंगे, उसे शाबाशी देंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे? तो इसका जवाब होगा उसे शाबाशी देंगे। शाबाशी देने से वह प्रोत्साहित होता है और फिर आगे भी जवाब देने का प्रयास करता है। तो 25 हो गया। इसके बाद 26, एक अच्छा पुस्तकालय हुआ है जहाँ पुस्तकों का अधिक से अधिक क्रय हो, उपयोग हो, दुरुपयोग हो, बिक्री हो। तो पुस्तकालय होता ही उपयोग करने के लिए, इसलिए इसका जवाब होना चाहिए उपयोग हो। 27, एक अच्छा शिक्षक साफ सफाई एवं स्वच्छता की ओर भी सजग रहता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यह कार्य शिक्षक का नहीं है, यह शिक्षक की इच्छा पर छोड़ना चाहिए, यह एक अच्छी बात है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना एक अच्छी बात है, इसलिए इसका जवाब 3 होगा, यानी यह एक अच्छी बात है, यह सही है। 28, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? स्कूल में राजनीति करना, ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल का भवन बनाना, अच्छे नागरिक तैयार करना। तो शिक्षक का कार्य है शिक्षण करना और उस शिक्षण की बदौलत अच्छे नागरिक तैयार करना, इसलिए इसका जवाब होगा अच्छे नागरिक तैयार करना। 29, एक शिक्षक का कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? भेदभावपूर्ण, विशेष ध्यान देना, ध्यान नहीं देना, तानाशाही। तो एक कमज़ोर विद्यार्थी है तो उस पर विशेष ध्यान देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, इसलिए इसका दूसरा जवाब सही है। 30 है, सभी कक्षाओं में चौक डस्टर आदि की व्यवस्था करना बाल संसद के किस मंत्री का काम है? तो चूँकि चौक डस्टर ये शिक्षा संबंधित है, इसलिए बाल संसद के ये शिक्षा मंत्री का कार्य है। पहला जवाब सही। 31, होश उड़ने का क्या अर्थ है? तो होश उड़ना मतलब होता है घबरा जाना, यानी कि बहुत घबरा जाना, समझ में नहीं आना कि क्या करें, ये घबरा जाना हो गया, ये दूसरा सही है। उसका मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। कल्पना चावला का संबंध किससे है? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष से संबंधित है, अंतरिक्ष में ही लौटते समय वहाँ से उनकी मौत हुई थी, ये भी आप जानते होइएगा। चलिए, रात्रि का विलोम क्या है? तो रात्रि का तो मतलब होता है रात, यानी उसका विपरीत होगा दिवस अर्थात दिन, तो इसलिए रात्रि का दिवस, दूसरा जवाब सही है। संधि के भेदों की संख्या कितनी है? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, इसमें 2 में टिक लगा हुआ गलत है, ये संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसका जवाब पहला सही है। चलिए अब देखते हैं 36, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है? तो पुस्तकालय यानी पुस्तक और आलय, पुस्तक जोड़ आलय। तो कहाँ है पुस्तक जोड़ आलय? दूसरा में है पुस्तक जोड़ आलय, तो इसलिए ये दूसरा सही है, पुस्तक जोड़ आलय यानी पुस्तकालय। चलिए 37 में मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए हैं, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो देखिए, पहला है मेरे नाना जी, तो ये तो संबंध का बोध कराता है, यानी कि माँ के पिता का, लेकिन इसमें रेखांकित पद है नाना प्रकार के, रेखांकित पद है नाना प्रकार के, तो नाना प्रकार के मतलब अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार यानी कि बहुत प्रकार, अर्थात विभिन्न प्रकार यानी भिन्न भिन्न। तो इसमें जो है सो इसका जवाब होगा भिन्न भिन्न तरह के, यानी नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के।
ऐसे इसमें बहुत भी दिया हुआ है, लेकिन जो है सो ये यहाँ नाना प्रकार के मतलब अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए जो है सो अलग अलग टाइप के हिसाब से विभिन्न सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में गद्य का रूप नहीं है। गद्य जो जिसको कहानी कहते हैं, कहानी के रूप में, तो इसमें देखिए डायरी भी कहानी के रूप में लिखते हैं, कहानी भी कहानी के रूप में लिखते हैं, आत्मकथा भी कहानी के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसमें जो है सो आपको एक कविता पद के रूप में लिखते हैं, इसलिए इसमें रूप नहीं है, तो कविता इसका सही जवाब है, यानी 38 का हो जाएगा 4। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ झांसी वाली रानी का मतलब किससे है, तो आप जानते हैं झांसी वाली रानी जो है सो लक्ष्मीबाई थी, तो इसमें लक्ष्मीबाई ये सही है। और सुभद्रा कुमारी चौहान तो इस कविता को लिखी थी, तो ये 39 का 2 सही हो गया। चलिए 40 में टेढ़ी नज़र से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो टेढ़ी नज़र से देखना यानी कि किसी को क्रोधित होकर देखना, अर्थात गुस्से से देखना, तो ये टेढ़ी नज़र से देखना यानी गुस्से से देखना, ये जो है सो 40 का ये तीसरा जवाब सही है। चलिए बढ़ते हैं 41 की ओर। जो झूठ बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो झूठ बोलने वाले को हम लोग मिथ्यावादी कहते हैं। मिथ्या का मतलब झूठ, और वादी यानी बोलने वाला, यानी जो झूठ बोलता है, मिथ्यावादी। तो 41 का 2 नंबर सही है। 42 द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास का क्या मतलब होता है, जिसमें पहला पद जो है वह कोई संख्यावाचक हो, तो संख्यावाचक इसमें देखिए त्रिफला यानी कि 3 फल, ये त्रिफला, ये त्रि लगा हुआ है, तो यही जो है सो द्विगु का ये तीसरा जवाब सही है। चलिए उसका उपकार शब्द का यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो उपकार का विपरीतार्थक होता है अपकार, यानी दूसरा जवाब इसका सही है। चलिए चांद का कुर्ता कविता के रचनाकार क्या है, तो चांद रचनाकार हैं चांद का कुर्ता। तो चांद का कुर्ता रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर इसके सही जवाब है, यानी कि 44 का 2। चलिए 45 जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है, तो जगन्नाथ यानी कि जगत जोड़ नाथ, ये जगन्नाथ होते हैं, तो इसमें तीसरा जवाब सही है 45 का। चलिए बढ़ते हैं 46 की ओर। 46 है वर्ग 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी किसलय। किसलय भाग 2। देखिए इसमें जो है सो ये अंकुर पहला और दूसरा क्लास में है, कोपल तीसरा चौथा पांचवा में होता है, और किसलय छठा सातवां आठवां में होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग किसलय पार्ट 1 6 क्लास में है, किसलय पार्ट 2 7 क्लास में है, और किसलय पार्ट 3 8 क्लास में है, तो इसलिए इसका जवाब सही होगा किसलय भाग 2, ये हिंदी की किताब है। चलिए 46 हो गया। अब 47 में बढ़ते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो ये हो गए ये 47 के 3 सही हैं। नचिकेता क्या था, तो नचिकेता की कहानी आप सुने ही है। नचिकेता अपने पिता की आज्ञा अनुसार यमराज के पास चला गया था, इसलिए वह पितृभक्त था, यानी पिता का भक्त था वो। ये पहला जवाब सही है नचिकेता का। चलिए 48 निरक्षर का क्या अर्थ है। निरक्षर का मतलब जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ लिख नहीं सकता है, तो इसलिए क्या होगा, कुछ पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा नहीं, ऊपर में से कोई नहीं, तो पढ़ा लिखा नहीं, यही हो जाएगा निरक्षर का जवाब तीसरा सही है। उसका बाद 50 सूरदास ने कृष्ण की किस अवस्था की चर्चा की है। सूरदास की कविता आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी। सूरदास जो है सो वो भगवान कृष्ण के बाल्य अवस्था का वर्णन करते हैं, तो इस तरह से बाल्य अवस्था इसका दूसरा जवाब सही है, यानी बचपन की अवस्था का वर्णन करते हैं सूरदास। 50 का दूसरा सही। चलिए 51 की ओर बढ़ते हैं। भाग परिछलाओं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है, तो भाग परिछलाओं मतलब ये भाग पर गर्व करना, इछलाना मतलब गर्व करना, तो इस तरह से इसका दूसरा जवाब सही होगा, भाग पर गर्व करना। चलिए 52 किसी घटना को घटित होते देखने वाला क्या कहलाता है, तो जो घटित होते हुए देख रहा है तो वह क्या है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, तो ये प्रत्यक्षदर्शी हो जाएगा, प्रत्यक्षदर्शी, यानी चौथा जवाब सही है 52 का। चलिए 53 शंकर यह सुनकर चुप हो गया। इसमें शंकर शब्द क्या है, तो शंकर यानी किसी का नाम हो सकता है, तो नाम है यानी कि यह संज्ञा है, ये तीसरा जवाब सही है इसका। चलिए 54 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है, तो सभी जानते हैं 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो ये भाग जाना पहला जवाब सही है 54 का। 55 वर्ग 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है। अभी पहले बताएं आपको कि वर्ग 1 2 में हिंदी है अंकुर, वर्ग 3 4 5 में है कोपल, और 6 7 8 में किसलय, तो इसलिए इसमें वर्ग 3 पूछ रहा है, तो 3 में दूसरा यानी कोपल सही है। चलिए 55 के बाद 56 पर बढ़ते हैं। 56 है संख्या 142 में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 यानी कि ये दूसरे पोजीशन पर है, यानी कि इकाई दहाई के स्थान पर, तो दहाई है, तो इसलिए 4 दहाई 40, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 40। बहुत ही इजी सवाल है। चलिए 57 एक अंक की सबसे बड़ी
एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10। ये दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो 19। तो इसलिए इसका जवाब जो है सो ये 19, यानी तीसरा जवाब सही है 19। चलिए 58, वर्ग अंतराल 4 से 8 का वर्ग माप क्या है। तो वर्ग माप जो है सो इसका क्या हो जाएगा, तो 4, यानी कि 8 में से 4 को घटा देंगे तो हो गया 4, ये वर्ग माप हो गया। चलिए उसके बाद है 16 और 64 का महत्तम सावर्तक क्या है। तो देखिए इतना इजी है, 16 और 64 का महत्तम सावर्तक, तो 16 चौके 64 कट जाएगा, यानी कि 16 हो गया। तो इस तरह से 16 इसका जवाब हो गया। 59 का पहला, निम्नलिखित में त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति क्या है। तो त्रिविमीय का मतलब क्या, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो वृत्त में देखिए, वृत्त केवल ऐसे बनाते हैं, इसमें केवल एक प्लेन है, ये नहीं होगा। उसका त्रिभुज देखिए, ये भी एक प्लेन में आ गया, ये भी नहीं होगा। वर्ग ऐसे हो गया, ये भी नहीं होगा। लेकिन घनाभ में क्या होगा कि घनाभ में एक वर्ग बना, ये एक आयत बना लीजिए, ऐसे आयत बना लीजिए और फिर ऐसे बना करके इसमें ऐसे कर दीजिए ऐसे, और इस तरीक़ा से ये लंबाई है, ये आपको जो है सो ऐसे चौड़ाई है, और ये जो है सो ऐसे मोटाई है। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है, ये घनाभ हो गया। तो इसलिए इसका जवाब दूसरा सही होगा, घनाभ, यानी 60 का हो गया दूसरा जवाब घनाभ। 60 का हो गया दूसरा, यानी घनाभ। चलिए 61, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 12 गुने 5, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर। तो 60 वर्ग सेंटीमीटर कौन है, नंबर 3, तो इसलिए 61 का नंबर 3 सही है। चलिए 62, एक चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं। तो चतुर्भुज के शीर्ष देखिए, शीर्ष कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 शीर्ष हैं। तो इसलिए इसका जवाब 62 का हो गया 3 4। चलिए 63, मिलान चिन्ह इतना किस संख्या को दिखाता है। तो मिलान चिन्ह कैसे करते हैं, जैसे कि 1 लिखना है तो 1, 2 लिखना है तो ऐसे, 3 4 और 5 लिखना है तो इसको लेकर ऐसे करके काट देते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब है कि ये 5 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, तो 5 5 10 और 3 13, तो इसलिए ये 13 को दिखा रहा है, यानी 63 का दूसरा सही है। 64, 196 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के 196 का कितना हो जाएगा, 14 में 14 से गुना करते हैं तो 196 जाता है, इसलिए इसका 14 हो गया जवाब, यानी कि 196 का निकालेंगे तो 14 ऐसे पूरा होगा। तो 196 का वर्गमूल हो गया 14। कैसे निकलेगा, तो देखिए 196 इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इधर से 2 मिला लेते हैं, तो 1 एकम 1 हो गया, यहाँ पर ये कट गया, ये 1 इधर जोड़ दिए, ये 9 6, तो यहाँ पर 24 चौका 96, 4 यानी 24 चौका 96, ये कट गया, इधर 4 जोड़ दिए 28 हो गया, तो यहाँ पर ये 14 आ गया, तो यही 14 जो है इसका जवाब हो गया, यानी कि 196 का वर्गमूल हो गया 14, चौथा जवाब सही। चलिए 65, 2x + 3 = 15 में x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2x + 15 है, तो 2x + 3 = 15, तो 2x ये इधर चला जाएगा तो 15 - 3 यानी कि हो गया 12, तो x हो जाएगा आपका 12/2, मतलब कि हो गया 6, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 6। तो पहला जवाब इसका सही है 6। चलिए 65 के बाद अब हो गया 66, संख्या 8 के निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कौन इसमें से 8 के बराबर है। तो देखिए 8, तो 2 पर पावर 3 है, यानी कि 2 × 2 × 2 अर्थात 8, ये भी 2 × 2 × 2 है 8, 16/2 है, भी हो गया 8, यानी कि इनमें से सभी है, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चूँकि ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसलिए इसका जवाब सभी हो जाएगा। 16 का 4 हो गया, 16 नहीं है 66 का 4, ठीक है। उसके बाद है 67, 7003 की कौन संख्या है इसमें, 7003, तो 7000 गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि हमारा चौथा जो है सो ये आ रहा है 7003, इसलिए चौथा सही है 67 का। चलिए 68, मोहन के पास 300 रुपये खर्च करने के बाद 800 रुपये बच जाते हैं, तो मोहन के पास कुल कितने रुपए हैं। अब देखिए इसमें 300 रुपये खर्च कर दिया और अभी बचा हुआ है 800, मतलब इसके पास टोटल कितने थे 0 0, तो 11, तो 1100 रुपये थे, तो इसलिए आप इसका जवाब 1100 दीजिए, यानी कि तीसरा जवाब इसका सही है, अर्थात इसका जवाब हो जाएगा 3, यानी 68 का 3, 1100 रुपये। 69, लूडो के एक पासे में कुल कितने सतह होते हैं। तो लूडो के एक पासे में कुल 6 सतह होते हैं, 6 सतह।
घन होता है और इसलिए लूडो के पासे में, चूँकि घन में और घना में दोनों में ही 6 सतह होते हैं, इसलिए इसमें भी 6 सतह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब है 1 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। तो 1 टू द पावर 6 1 टू द पावर 6 कहने का मतलब हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 2 3 4 5 और 6 बार लिखेंगे 1। तो 1 में 1 1 1 1 गुना करते चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, इसलिए जो है सो इसका जवाब ये 3 यानी 1 सही है। ये 1 टू द पावर 6 का वैल्यू यानी तीसरा इसका जवाब सही हो जाएगा, तीसरा 70 का 3। चलिए 71, सामान्यतः किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक को उत्तर ध्रुव एक को दक्षिण ध्रुव कहते हैं, इसलिए 71 का दूसरा सही है। चलिए 72, बल्ब के आविष्कारक कौन थे। तो बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन। उसके बाद है ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन है। तो पानी, हवा, तेल और पत्थर। तो ठोस पदार्थ इसमें से पत्थर हैं, चूँकि पानी तो द्रव है, हवा गैस है, तेल भी द्रव है, तो ये आपका जो है सो चौथा सही है, ठोस। चलिए 74, निम्नलिखित वस्तुओं से बिजली का कुचालक कौन है। कुचालक मतलब जिसमें से बिजली नहीं जा सकती है। तो देखिए तांबा से बिजली जा सकती है, एल्युमिनियम से जा सकती है, प्लास्टिक से नहीं जा सकती है, लोहा से जा सकती है, इसलिए प्लास्टिक इसमें कुचालक हो गया। ठीक है, प्लास्टिक कुचालक है। अब है पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। तो आप जानते हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो चंद्रमा है, तो 75 का चौथा सही हो गया। चलिए उसके बाद है 76, जल निम्नलिखित में से क्या है। तो अभी जैसे पहले क्वेश्चन में देखें, जल जो है सो द्रव है, जल द्रव का एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद है 77, जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। जल वाष्प जो है जल में बदल रहा है। तो देखिए कोई भी वाष्प यानी जल का वाष्प मान लेते हैं, यहाँ पर जल का ही वाष्प है, तो वाष्प जब बदलेगा ये जल में तो वह संघनन हो जाएगा, यानी संघनन। वाष्पीकरण तो हो गया जल से वाष्प में बदलना, यानी जल से वाष्प में जाएगा तब वाष्पीकरण, और वाष्प जब जल में आ जाएगा तो संघनन, जिसके कारण बारिश भी होती है, यही संघनन के कारण ही। चलिए सिरका में क्या पाया जाता है। तो सिरका में हम लोग देखते हैं, सिरका में एस्टिक एसिड मिलता है। सिरका जो हम लोग वो कुछ खाने पीने के पदार्थ में डालते हैं, वही सिरका में एस्टिक एसिड है। चलिए टूथपेस्ट क्या है। टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट क्षार होता है। देखिए पहले से हमारे दांत में अम्ल के रूप में वो ये जमा रहते हैं गंदगियाँ, और उन्हीं को साफ़ करने के लिए हम लोग क्षार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो उदासीन हो करके वो हमारे अम्ल को ख़त्म कर देता है, इसलिए टूथपेस्ट एक क्षार का एग्जाम्पल है। तो लकड़ी क्या है, ऊष्मा का। तो लकड़ी से आप जानते हैं कि बिजली नहीं, ऊष्मा नहीं पास होती है, बिजली भी नहीं पास होती है और ऊष्मा भी पास नहीं होती है, तो इसलिए यह क्या है, कुचालक है। इसलिए लकड़ी ये ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि 80 का दूसरा सही है। चलिए 81, इनमें से किसका बीज पक्षियों के द्वारा बिखरता है। तो बीज ये जनरली जो बड़े पेड़ होते हैं ना, उसके बीज पक्षियों के द्वारा ही बिखराए जाते हैं, तो इसमें बरगद इसका जवाब हो जाएगा, बरगद, यानी कि चौथा, 81 का चौथा हो गया। 82, बच्चा देने वाला जीव क्या है। यानी कि बच्चा देने वाले को हम लोग जो है सो मैमल कहते हैं, अर्थात स्तनपाई। तो स्तनपाई इसमें से कौन है। तो स्तनपाई है, बाज नहीं है, मुर्गी नहीं है, छिपकली नहीं है, चमगादड़ है। चूँकि ये बाज, मुर्गी और ये छिपकली ये सब अंडे देते हैं, और चमगादड़ जो है सो बच्चा देता है, इसलिए ये मैमल होता है, मतलब कि स्तनपाई होता है। तो इसलिए बच्चा देने वाला जीव में चमगादड़ हो गया, 82 का 4। अब कौन सा जीव रेंग कर चलता है। रेंग कर, तो रेंगने वाला में देख लीजिए, रेंगने वाला में कौन है। मछली तो तैरती है, सांप रेंगता है, खरहा कुदकता है, नेवला भी कुदक कुदक के चलता है, तो इसलिए सांप हो जाएगा रेंगने वाला में। ठीक है, इसलिए इसको सरीसृप कहते हैं, जो रेंगता है उसको सरीसृप कहा जाता है। तो 83 का दूसरा हो गया सही। और पौधे का जननांग कौन है। जननांग कहने का मतलब जिससे जनन कर सके और दूसरे यानी का जन्म दे सके, दूसरे को जन्म दे सके, तो पौधे का ऐसा पार्ट है फूल, यानी फूल से वह जो है सो ये जन्म देता है। जानते हैं कि फूल से ही फल होता है, और फल में बीज होते हैं, और बीज से जो है सो नए पौधे बनते हैं, तो इस तरह से फूल हो गया पौधे का जननांग पार्ट, यानी तीसरा सही है, 84 का। चलिए 85, पौधे जल और खनिज का अवशोषण करते हैं किसके द्वारा। तो आप जानते हैं जल और खनिज सब ये मिट्टी में होते हैं, और मिट्टी में जड़ें होती हैं, और जड़ के द्वारा ही पौधे जो है सो अपने खनिज का अवशोषण करते हैं, तो इसलिए जड़ सही है, पहला जवाब इसका 85 का। चलिए बढ़ते हैं 86 की ओर। 86, वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की कुल संख्या है 4, जिसमें आप जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। इसमें 6 जो है सो वेदांग होते हैं, इसलिए बहुत इसमें देखे हैं किसी किसी में 6 लगा हुआ, ठीक, वो गलत है, वो वेदांग 6 हैं, लेकिन वेद 4 ही हैं। चलिए 87, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है।
तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में है, ठीक है। चलिए उसके बाद है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो सम्राट अशोक जो है सो वह मगध का शासक था, मगध, सम्राट अशोक मगध का शासक था। चलिए उसके बाद है 89, झांसी में 1857 में संग्राम का नेतृत्व किसने किया? झांसी की रानी का नाम सुनबे किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई जो है सो वो झांसी में 1857 में संग्राम का नेतृत्व की थी। कुंवर सिंह तो बिहार के थे, नाना साहब कानपुर के थे और बेगम हजरत महल ये लखनऊ की थी, ठीक है। वहाँ पर अपने अपने क्रांति का ये नेतृत्व की थी। चलिए अब है 90, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बना था? तो आप जानते हैं कि हमारा ही राज्य बिहार जो है सो बढ़ करके झारखंड में 2000 में वो बटा था, ठीक है। चलिए तो ये इसका पहला जवाब सही है, यानी कि 90 का पहला। चलिए 91, छोटा नागपुर क्या है? तो आप जानते हैं ये कि छोटा नागपुर का पठार वो जो है सो प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर का पठार, तो ये एक पठार है। चलिए उसके बाद भारत के पूरब में क्या है? तो भारत के पूरब में आप नक्शा देखे होंगे तो पता चलेगा कि ये भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर हो गया, हिमालय उत्तर में हो गया और हिंद महासागर दक्षिण में हो गया। यानी इसको अगर देखें तो पश्चिम में हो गया ये अरब सागर, पश्चिम में हो गया, बंगाल की खाड़ी ये जो है सो पूरब में है, हिमालय पर्वत उत्तर में है और हिंद महासागर ये दक्षिण में है। तो इसलिए पूछ रहा है भारत के पूरब में क्या है? तो पूरब में बंगाल की खाड़ी, यही जो है सो सही है, यानी 92 का दूसरा जवाब। 93, विश्व का सबसे बड़ा महादेश क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है एशिया, जिसमें भारत आता है। भारत, चीन, जापान ये सब एशिया में ही है। तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश हो गया एशिया। चलिए 93 का चौथा सही। अब है बिहार जन्मस्थली है किन की? तो देखिए ये यहाँ पर सिखों के गुरुओं की बात की गई है। तो सिखों के अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्हीं का जन्म पटना में हुआ, जिसको पटना साहिब आप कहते हैं, और पटना में जो गुरुद्वारा है वही है, तो उनका जन्मस्थली है। तो इस तरह से ये 94 का पहला जवाब सही है। 95, एक्सप्रेस वे क्या है? तो एक्सप्रेस वे ये एक सड़क है, एक्सप्रेस वे जो है सो सड़क का नाम रखा गया, एक्सप्रेस वे। चलिए ठीक है 95। उसके बाद 96 चलते हैं। 96 क्या है? गोलघर। तो गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है, जानते ही आप लोग, गोलघर पटना में है। उसके बाद हो गया विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। सांसद तो हो गया वो जो संसद का सदस्य होगा। चलिए ठीक है। उसका बाद जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह क्या दर्शाता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग पदयात्री क्रॉसिंग हो गया, जेब्रा क्रॉसिंग पदयात्री क्रॉसिंग को दिखाता है। चलिए सरहुल महत्वपूर्ण पर्व है कहाँ का? केरल, बिहार, झारखंड, गुजरात। तो ये झारखंड बंटने से पहले तो वो बिहार का ही कहलाता था, लेकिन जब झारखंड बंट गया तो वो मुख्य रूप से झारखंड का ही पर्व हो गया। तो सरहुल झारखंड के आदिवासियों का पर्व है, ठीक है। तो 99 का 3 सही हो गया। उसका 100, शिक्षा विभाग के कार्यों का संचालन करने वाले मंत्री कौन है? तो स्वाभाविक सी बात है शिक्षा मंत्री है। अभी इन्हीं के लेकर के तो बहुत ही ये चर्चित मामला है शिक्षा मंत्री के कार्यों को लेकर के। तो इस तरह से चलिए ये 100 जवाब आपके हो गए पूरे। तो इसमें से आप मिला सकते हैं जो भी परीक्षा दिए हैं कि कितने जवाब उनके सही है, और इस तरह से आप देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आशा है कि आप सबों को ये फ़ायदेमंद होगा। एक बार पुनः धन्यवाद। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।